सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। कल ओपन मार्केट में डॉलर 154 रुपये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुलंद तरीन सतह पर गया। 1000 अरब रुपए का पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हो चुका है। पाकिस्तानी रुपए को डी वैल्यू होने की सूरत में एक हफ्ते के अंदर 9 रुपए तक पाकिस्तानी रुपया जो है वो डी वैल्यू हुआ है, या आप कह सकते हैं कि डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है 9 रुपए तक। इसी तरह से 200% कमी वाक़ई हुई है स्टॉक मार्केट के अंदर कल के रोज़ पे। जो गैर मुल्की सरमायाकारी है पाकिस्तान में वो आधी रह गई है, और ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े मुआशी बहरान को जाहिर कर रही है। और इसी मुआशी बहरान की वजह से पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान सर उठा रहा है। पाकिस्तान में जो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है, हुकूमत के ऊपर से एतमाद उठ रहा है, और ऑपोजिशन को इकट्ठा होने का मौका मिला है। और ऑपोजिशन अब इस हुकूमत के खिलाफ ईद के बाद एक बड़ा महाज खड़ा करने जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ये समझती है कि ऑपोजिशन को अवाम का दर्द या अवाम का दुख नहीं है, बल्कि ऑपोजिशन को जो दर्द है वो इस बात का है कि ऑपोजिशन के सरकर्दा लोगों का एहतसाब क्यों हो रहा है। अगर आज एहतसाब रोक दिया जाए, अगर आज इनके साथ NRO कर लिया जाए, मुकमुका कर लिया जाए, तो इनका सारा दर्द ख़त्म हो जाएगा। बल्कि अगर आज इनको इक़्तिदार में लाकर बिठा दिया जाए तो इनके सामने ये मुल्क जो है वो बिल्कुल हरे भरे खेत की तरह नज़र आएगा और सारे मसाइल पाकिस्तान के ख़त्म हो जाएंगे। आज हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी तनकीद की है चेयरमैन नैब पे। चेयरमैन नैब ने कहा क्या है, सबसे पहले मैं चाहूँगा वो आपको दिखाएं, उसके बाद फिर बात करते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जो मुतालबा किया है ये कितना जायज़ मुतालबा है। सबसे पहले ज़रा चेयरमैन नैब की शिकायत दें। 5,000 की जगह 5 लाख रुपए खर्च करते हैं, 5 लाख की जगह 50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। उस वक्त आपको अपनी पगड़ियों का और अपनी इज्जत और एहतराम का ख्याल होना चाहिए, न कि उस वक्त जब बड़े मुद्दबाना तरीके से आपसे पूछा जाए कि जी ये अखराजात कहाँ हुए। अगर एक फालूदे वाले या एक रेडी वाले या एक छाबड़ी वाले के अकाउंट से 2 अरब 2.5 अरब 1.5 अरब की ट्रांजैक्शन हो, तो आपके ख्याल में नैब को बल सिर्फ खामोशी से रहना चाहिए कि किसी की पगड़ी न उछल जाए। ये वो सवालात हैं जो जिनसे उसूली बुनियादों पर इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। यही काम है रियासत का और हुकूमत का कि वो मुहासबा करे, एहतसाब करे। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में भी उन्होंने कहा है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे सवाल करने का भी हक हासिल है। सुनवाएं साहब। अवामी नुमाइंदे जिनसे ये सवाल किया जाए कि ये जी करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन कैसे हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ज्यादती की बात है, बल्कि ये मुल्क के मफाद में है। और नैब हर वो कदम उठाएगा जो मुल्क के मफाद में होगा। किसी डर, किसी खौफ, किसी धमकी, किसी असर व रसूख की कोई परवाह न कभी पहले की थी न कभी आइंदा करूँ। ये वो गुफ्तगू है चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की, जो उन्होंने ऑन कैमरा की, जो हमने आपको सुनाई, सारी दुनिया ने सुनी। लेकिन एक गुफ्तगू उन्होंने की है ऑफ कैमरा एक सहाफ़ी को, जिसको वो कह रहे हैं कि कोई इंटरव्यू नहीं दिया, जबकि सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि मुझे बुलाया गया था और मेरे साथ जो कुछ मुझे बताया गया, मैंने पूछा कि क्या मैं इसको छाप सकता हूँ, तो उसके ऊपर किसी किस्म की रुकावट मुझ पर आयद नहीं की गई, लिहाजा उसको हमने छापा। ये पहली किस्त थी। और दूसरी किस्त चेयरमैन नैब के उस इंटरव्यू की वो दोबारा लेकर आएंगे कुछ दिन के बाद अपने ही अखबार एक्सप्रेस में। हमजा शहबाज साहब ने उस इंटरव्यू पर आज तनकीद किया, ये ज़रा सुनो। आज मैं कहता था 10 महीने से ये नैब और नियाजी का गठजोड़ है। नैब चेयरमैन ने अखबार नवीसों को इंटरव्यू देना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो आज नैब को मैं मशवरा देता हूं कि वो सियासी जमात बनाएं और उसका नाम नैब रखें और इल्हाक इमरान नियाजी की जमात के साथ कर लें, ताकि जो रही सही कसर है वो पूरी हो जाए। आज नैब की साख जो है वो मलिया मेट हो चुकी है। राइट जी, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन कौमी असम्बली, हमें लाहौर से ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जमशेद चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से ही। और सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। सेनेटर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जमशेद चीमा साहब, अगरचे नैब बराह रास्त हुकूमत के मातहत नहीं है, लेकिन ये सवाल तो बजानिब है हमजा शहबाज साहब का कि अगर वो ऑन कैमरा किसी से बात कर रहे हैं तो वो बात तो सामने आ रही है, लेकिन अगर वो किसी एक सहाफ़ी को बुला के
और उसको फीड करें और वो कुछ ऐसी बातें करें कि जिनका ताल्लुक कुछ सियासी शख्सियात के साथ, सियासी जमातों के साथ है, और बाद में वो डिसोन कर दें कि मैंने ऐसी बात की नहीं है, और वो सहाफ़ी बज़िद है, मुसर है कि हाँ इन्होंने ये मुझसे बात की। और मैंने पूछा कि क्या ये सब ऑन रिकॉर्ड लाया जा सकता है? चेयरमैन नैब ने कहा कि हाँ ये ऑन रिकॉर्ड लाया जा सकता है। अब कोई तो सवाल होना चाहिए ना चेयरमैन नैब से, कोई तो पूछे ना उनसे कि ये वो किस तरह से चीज़ों को मैन्यूवर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो चेयरमैन नैब हैं, चेयरमैन नैब जो नैब का अदारा है, चेयरमैन नैब खुद हैं, उनका तर्जमान है, उन लोगों को अपनी बात को डिफेंड करना चाहिए। और मैं समझता हूँ चेयरमैन नैब की बात करें या तर्जमान की बात करें या किसी डीजी की बात करें, वो सामने आते भी तब है जब उनकी बैशिंग ज़्यादा होती है। आप कह लें कि मीडिया ट्रायल जब ज़्यादा होता है तो सामने आते हैं और कोई बात करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि मुझे चेयरमैन नैब को ना रिप्रेजेंट करना है, ना मुझे उसकी तर्जमानी की ज़रूरत है। बट बेसिक जो सवाल है जो हमजा शहबाज साहब कर रहे हैं या चेयरमैन नैब कर रहे हैं, दो बंदों की बात को जोड़ के देखें। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की बात कर लें या पीपल्स पार्टी की बात कर लें, फजलुर रहमान साहब की बात कर लें, इनको पहला जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए कि जो नैब ने सवाल उठाए हैं, उनके घर में सवालनामा भेजा है या किसी इंक्वायरी में उठाए हैं या मीडिया पे आके उठाए हैं या कोई नोटिस भेजा है, उन सवालों के जवाब ज़रूर दें। उससे पहले, जवाब देने से पहले उनको आप कह लें कि बायस साबित करना, उनको किसी के साथ गठजोड़ से तल्लक रखना। भाई आपको पहले ये बताना चाहिए कि आपकी अम्मी के अकाउंट पैसे नहीं आए, क्या आपकी एक अम्मी से निकल के दूसरे अम्मी के अकाउंट में पैसे नहीं गए, क्या सलमान शहबाज या हमजा शहबाज के अकाउंट में पैसे नहीं आए, या चीनी जो है मुश्ताक चीनी जो उसका वजूद है या नहीं है, आपकी दुकान के चपरासी का वजूद है या नहीं है, मतलब इन सवालों का जवाब पहले देना चाहिए। इनके पास कोई पेपर हो, वो मीडिया पे आके बात करें, इन सवालों का जवाब दे के उसके बाद बात करें कि चेयरमैन नैब कहाँ क्या गलत कर रहा है। इस बात का जवाब दिए बगैर कहना कि जमहूरियत को खतरा है, पगड़ियाँ उछालते हैं और हाकान अब्बासी नैब में पेश ना हो, उस नैब में जिसके चेयरमैन को उन्होंने खुद अपॉइंट किया, उसके डीजी सारे खुद अपॉइंट किए हैं, उसकी टीम खुद अपॉइंट की है और वो नेशनल अदारा है, उसका काम ही ये है कि साफ करना, उसके सामने पेश ना हो और कहें कि नैब लोगों की पगड़ी उछालता है, तो ये इस बात में आप कह रहे ये दो नंबरी करते हैं, ये बदनीति है, ये जवाब देना नहीं चाहते और आप पहले उसको अवॉइड कर रहे हैं। वो बदनीयती करते होंगे। आप जो कह रहे हैं हम मान लेते हैं एक लम्हे के लिए कि ये बदनीयती कर रही है मुस्लिम लीग नून, इनकी सारी क़यादत बदनीयती कर रही है, तो चेयरमैन नैब भी तो माजरत के साथ बदनीयती कर रहे हैं ना। वो या तो मीडिया पे आके वो बात करें, तनकीद करें, डिफेंड करें, जवाब दें, सवाल करें। अगर वो पसे पर्दा छुपा के किसी सहाफ़ी को बुला के और उसके साथ अगर वो मिला के कोई इस किस्म का इंटरव्यू कर रहे हैं और वो पे छपता है, फिर वो मान रहे हैं कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, वो सहाफ़ी कह रहे हैं कि जी मुझे खुद बुलाया गया था, मैं नहीं गया, मुझे खुद बुला के इंटरव्यू दिया गया। अब ये तो तमाशा है ना, ये तो इसमें तो ठीक है मुस्लिम लीग नून। फिर देखिए, मैं समझता हूँ कि ये दो बंदों में कोई एक बंदा तो यकीनन गलत है, वो चेयरमैन नैब हो या जावेद चौधरी हो। बिल्कुल इस बात को डिसाइड होना चाहिए, दोनों को अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी चाहिए। और मैं आप कह लें अगर चेयरमैन नैब कह रहा है तो मुझे, अगर चेयरमैन नैब की क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है तो मुझे बड़ा अफसोस है नवाज शरीफ साहब पे और जरदारी साहब पे या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, अपना खुर्शीद शाह साहब पे, कि जिन लोगों ने ऐसा चेयरमैन नैब लगाया कि जिसकी जो इतना कंप्रोमाइज़ था, जो इतना भी सच नहीं बोल सकता, कि आप कह लें कि उससे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी अगर ये मानते हैं कि जावेद चौधरी किया तो फिर जावेद चौधरी को ये नैब का चेयरमैन लगा देते, किसी और को लगा देते। सो मैं कहता हूँ कि मेरा लगाया हुआ चेयरमैन नैब नहीं है, ये चेयरमैन नैब नवाज शरीफ साहब ने लगाया और खुर्शीद शाह ने लगाया जरदारी साहब की कंसेंट से। उस बंदे की क्रेडिबिलिटी, अगर वो बंदा कहता है मैंने इंटरव्यू नहीं दिया और ये कहते हैं दिया है, तो बेचारे तौबा कर रहे होंगे, मर्जी है कि किसके साथ खड़े कहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को नैब के साथ खड़ा होना चाहिए। इन्हें चेयरमैन नैब की क्रेडिबिलिटी पे ज्यादा एतमाद होना चाहिए। अब तो वो तौबा कर रहे होंगे कि हमने क्यों लगा दिया इन्हें, चेयरमैन नैब की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। कमर जमान चौधरी लेकर आना चाहिए था एक, अब तो वो चाह रहे होंगे कि कोई एक और कमर जमान चौधरी लेकर आते, इनको लेकर क्यों आया जावेद इकबाल को। मैं जरा नून लीग से बात करूं, निसार चीमा साहब देखें, अगर आपकी पार्टी या पीपल्स पार्टी बुली करे नैब को, या नैब को कहे कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, या नैब के ऊपर हमले करे सियासी, और फिर आप ये तवक्को करें कि चेयरमैन नैब या उनका कोई डीजी नैब या नैब ऑफिशियली या अनऑफिशियली कोई और सिचुएशन जो वो बताना चाहते हैं वो ना बताए,
और आप उनको दीवार से लगा दें और वो मार खाते रहें आपकी तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, तो ये तो कोई फिर इंसाफ नहीं है ना, पर उनको भी जवाब तो देना पड़ेगा। अमीर अब्बास साहब, ये देखें, पूरी कौम देखिए कि कौन दीवार से लगा रहा है, किसको लगा रहा है, कौन उनके नैब के निशाने पे है, कौन उनकी इज्जत पे है, कौन विक्टिमाइजेशन का इस वक्त टारगेट बना हुआ है। एहतसाब के नाम पे इंतकाम किन से लिया जा रहा है? ये वन साइडेड जो एहतसाब है किन का हो रहा है? पोलिटिकली मोटिवेटेड ये सारा जो है इंतकाम है किससे लिया जा रहा है? पूरी कौम को पता है। और दूसरी बात ये है, देखें, ये नैब के चेयरमैन जो हैं एक फाजिल जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, और जजेस के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, ये कहा जाता है कि जजेस स्पीक थ्रू देयर डिसीजंस। वो जो है आप अपने वो फैसलों के जरिए बोलते, वो इंटरव्यू देने का और ये जो है ये इस तरह के तरीके, इस तरह की रवायात और प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करना, ये जो है ये हमारे यहाँ ही इस तरह का हो सकता है। दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में इसका कोई तसव्वुर नहीं है कि जजेस उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लोगों को बुला के। ये देखें, और दूसरी बात ये कि जो अगर ये इंटरव्यू जो है वो सही है, ये मुबैना इंटरव्यू चले मैं कह लेता हूँ, तो जो इसमें लबोलहजा इख्तियार किया गया है कि हम फलां को नहीं छोड़ेंगे, हम फलां को नहीं छोड़ेंगे, अब ये अंदाज़ा फरमा लें कि ये अल्फाज, ये अंदाज़े तकल्लुम, ये लबोलहजा, ये वही है जो इमरान खान साहब का है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम फलां को नहीं छोड़ेंगे, फलां को नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि बदकिस्मती से इनका जो गठजोड़ है ये बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब कदा कलामी की माजरत, डॉक्टर साहब कदा कलामी की माजरत, देखिए आप कह रहे हैं कि जो लहजा है, जो बयानिया उसमें दिया गया है, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है। नैब तो सिरे से इनकार कर रहे हैं ना कि ऐसा इंटरव्यू कोई दिया ही नहीं है। अब आपको याद होगा डॉन लीक्स, इसी तरह अखबार में खबर आई, उस आपके खिलाफ बड़ा महाज खड़ा हो गया। ये अब नैब लीक्स नहीं हम इसको कह सकते। अब चेयरमैन नैब को चाहिए कि वो उन सहाफ़ी को जिन्होंने ये मुबैना इंटरव्यू शाया किया है उनको सू करें, डैमेजेस क्लेम करें, सिविल सूट करें उनके खिलाफ। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि उनको ये बिल्कुल ये देखें, जावेद चौधरी साहब भी एक सीनियर और मौजूद सहाफ़ी हैं और बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। उनसे वैसे भारत ये है कि ये तवक्को नहीं की जा सकती। जिस तरह नैब चेयरमैन के बारे में हमें बड़ी खुशगुमानी रही, हमें बड़ी अच्छी उम्मीदें थी, लेकिन ये है कि वो बदकिस्मती से वो पूरी नहीं हुई। लेकिन ये है कि जावेद चौधरी साहब के बारे में मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदार साफ़ी हैं, और वो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि क्यों वो जो है वो अपनी तरफ से इस तरह के कोई वो मिर्च मसाला लगाएंगे या कोई एडिशन करेंगे, मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन ये है कि ये बहरहाल इसकी तहकीक होनी चाहिए। और एक ये बिल्कुल सही बात है कि उनकी भी, जमशेद चीमा साहब सही कह रहे थे कि ये उनकी क्रेडिबिलिटी की बात है, नायब के चेयरमैन की भी और जावेद चौधरी साहब की भी। ये बिल्कुल इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, कौन हक पे है, कौन मुबालगा कर रहा है या कौन ये है बेबुनियाद बातें कर रहा है। राइट जी। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं आपको सुनवाना चाहूँगा। कुछ अर्सा पहले जिस वक्त नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी जहर लगती थी पीपल्स पार्टी को, बिलावल साहब को, और हर वक्त चोर मचाए शोर कहते थे आप, तो बिलावल साहब उस वक्त फरमा रहे थे कि जी ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर है, एक्सपर्ट हैं ये ड्रामे करने के अंदर, और जमहूरियत को ये अपनी शील्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ज़रा सुनवा दें। नवाज शरीफ ये ड्रामाबाजी में एक्सपर्ट है। उसने ये हाईजैकिंग केस में ये ड्रामाबाजी किया था, उसने ये जब उसने अटैक किया था सुप्रीम कोर्ट को, उस वक्त भी ड्रामाबाजी किया था, और अभी भी वो ही इज ट्राइंग टू कन्विंस द कंट्री कि मैं रिस्पेक्ट ऑफ वोट और रिस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी का मुहिम चला रहे हैं। वो क्या समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है? राइट जी ख्वाजा साहब, ये उस वक्त की बात है जब पनामा केस चल रहा था, मियाँ साहब जलसे कर रहे थे, अपने हक में हमदर्दियाँ ले रहे थे। बिलावल कह रहे थे कि ये मियाँ साहब जो जलसे कर रहे हैं, हमदर्दियाँ ले रहे हैं, ये दरअसल जमहूरियत को बचाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन क्या लोग बेवकूफ़ हैं? आज लोग वाकई ख्वाजा साहब क्या बेवकूफ़ हैं? आज आप दोनों इकट्ठे हो गए हैं जमहूरियत को बचाने के लिए, फिर तो क्या लोग वाकई बेवकूफ़ हैं? लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। लोगों का जो वोट होता है या लोगों का जो फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है। पॉलिटिक्स में ये इस तरह की जो है स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको नज़र आएंगी, पर आप देखें कि जब 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी, उन्हीं लोगों से फिर आगे चलकर बेगम नुसरत भुट्टो साहब और
शहीद बेनज़ीर साहबा ने MRD बनाई। तो पॉलिटिक्स में तो ये चीज़ें कोई मेरे ख्याल से स्टेटमेंट्स आती हैं, पब्लिक स्टेटमेंट्स आती हैं, इत्तेहाद बनते रहते हैं, इत्तेहाद टूटते भी रहते हैं, मगर ये है कि बेसिकली ऑल पार्टीज़ पाकिस्तान की हैं। और जब आवाम के मसले मसाइल, ये जो महंगाई और अफरा तफरी और जो डॉलर की जो चीज़ें हैं, जिस तरह पाकिस्तान में एक अनसर्टनिटी और मैशत तबाह हो रही है, तो सब अगर मिल जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये सारी दुनिया में इस तरह होता है, ये कोई पाकिस्तान में ये बात नहीं है, ये हर जगह हर मुल्क में इस तरह होता है। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं आप कह रहे हैं कि किसी कॉमन एजेंडे के ऊपर लोगों की फलाह के लिए, लोगों के दर्द को महसूस करते हुए हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी पर आप इकट्ठे हो रहे हैं, ये आपका एक उसूली मौक़िफ़ है, ये मैं मान लेता हूँ। लेकिन जो कुछ कहते रहे हैं आप मियाँ साहब के बारे में, यानी बिलावल ने कहा कि ये सबसे बड़ा एक्टर है, सबसे बड़ा एक्सपर्ट है एक्टिंग में, उस पर तो आप कायम है ना, एक्टर तो है ना मियाँ साहब, या उससे भी आप कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले? कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के बनने से पहले शेर बंगाल जो था फजल, उसके लिए पता नहीं क्या कहते रहे थे, उसके बाद जो है कायद-ए-आज़म ने उनको मुस्लिम लीग में शामिल कर दिया। ख्वाजा साहब कता कलामी की माज़रत सर, कता कलामी की माज़रत, कोई एक कायद-ए-आज़म का ऐसा तारीख से कोई एक ऐसा हवाला अगर आप दिखा दें तो हम ये सारी आर्काइव जो पिछले 20 साल की है नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे के खिलाफ, ये सारी ख़त्म कर देंगे। जहां कायद-ए-आज़म ने किसी को चोर, लुटेरा, डाकू, नासूर कहा हो, नासूर कहा था जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को, और फिर उनको सीने से लगाया हो। पॉलिटिकली जिन्ना साहब ने यूनियनिस्ट पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं कहा, उसके बाद यही जो यूनियनिस्ट पार्टी सारी मुस्लिम लीग में आ गई, ये तो आप आर्केज में जाकर देख सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ऐसी पार्टीज़ थी, ये गफ़ार खान वालों की पार्टी थी, उसके लिए जिन्ना साहब ने क्या कुछ कहा, फिर पाकिस्तान बनने के बाद वही जिन्ना साहब गफ़ार खान से जाकर मुलाकात की, और वो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिक्स में ये चीज़ें होती हैं। यानी ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर मियाँ साहब ने जरदारी साहब को चोर कहा, उन्होंने कहा, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, यानी एक दूसरे को चोर कह देना उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए पॉलिटिक्स में ये चीज़ें होती रहती है। तो इसका मतलब है लोगों को फिर लोगों ने भुट्टो साहब को, लोगों को फिर हम ख्वाजा साहब, मेरी बात सुने मेरी बात सुने जी, जिन लोगों ने भुट्टो साहब को इक़्तिदार से उतारा, जिन लोगों की वजह से भुट्टो साहब को फांसी आई, बहुत सी कुव्वतें शामिल थी, यहाँ की राइट विंग पार्टीज़ थी जमात इस्लामी की तरह, और दूसरी जो है मुफ्ती महमूद वालों की पार्टी, या दीगर पार्टीज़ जिन्होंने PNA की एजिटेशन चलाई। फिर हम मजबूर होकर पाकिस्तान के खातिर, डेमोक्रेसी के खातिर MRD बनी, जिनके सब मेंबर बने। तो ये तो पाकिस्तान में होता रहा है, सारी दुनिया में इस तरह चीज़ होती है। ये अगर बिल्कुल ठीक है, आप देखें नेल्सन मंडेला, ये फिर मेरी बात सुने मेरे, नेल्सन मंडेला ने सर वो रिकंसिलिएशन नेल्सन मंडेला, सुनो, उसने तो सब कुछ रिकंसिलिएशन करके, मेरी बात सुनो। नेल्सन मंडेला जो ब्लैक फार्म लीडर था, और ब्लैक फार्मों को वाइट फार्म ने लाखों को तादाद में मारा, उसी नेल्सन मंडेला ने आखिर में वाइट फार्म जो अक़लियत से मिलकर जो है वन नेशन के तहत इलेक्शन लड़ा था। वो ये चीज़ उसने आप कर लेते ना रिकंसिलिएशन, फिर आप या मियाँ साहब अपने दौर में रिकंसिलिएशन करते हैं, आप उलझा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझ रहे हैं मगर खामखा बहस कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये एक दिखा दूं, ये जरा 97 में नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था जी, जरा दिखा दें, फिर हम कौम से पूछते हैं कि बहस खामखा कहाँ पे हो रही है, जरा दिखा दें 97 में क्या कहा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है और अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले। ये पाकिस्तान के गद्दार, जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए, मुझे बताओ किसी खाते में नहीं आया था। ये 97 में कह रहे थे नवाज शरीफ साहब मोहतरमा के बारे में कि इसके बाप ने यानी भुट्टो साहब ने मुल्क के 2 टुकड़े किए। उसके बाद फिर 2008 में के बाद हुकूमत बनी, फिर एक दूसरे को चोर, कोई एक हद होती है ना। नेल्सन मंडेला ने ये तो नहीं कि वो 30 साल तक एक दूसरे को गालियां देते रहे, चोर कहते रहे, इक्तदार में आता रहा, ऑपोजिशन में गया, चोर का, इक्तदार में आया, ऊपर से मट्टी डाल दी। ऐसा तो कि नेल्सन मंडेला ने नहीं किया ना ख्वाजा साहब। देखिए 97 में अगर उन्होंने क्या है, इसी से 2004-05 में बेनज़ीर साहबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, तो ये तो बात उधर क्लियर हो गई। तो 2008 में फिर कहना शुरू कर दिया, एक दूसरे को गालियां देते हैं। मेरी बात सुनो,
ये खामखा की बहस मत कर रहे हैं आप। ये पॉलिटिक्स में सारी दुनिया में एक दूसरे को गाली भी देते हैं और उसके बाद इत्याद भी होते हैं, इत्याद टूटते भी हैं, बनते भी हैं। कोई मुहज़्ज़ब दुनिया में, सर मुहज़्ज़ब दुनिया, आप डॉक्टर भी हैं, आप सेनेटर भी हैं, मुहज़्ज़ब दुनिया में मुझे इस चीज़ की रिवायत दिखा दें कि ये रिवायत ही चल पड़ी हो किसी मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर कि जहाँ कुछ गवर्नेंस के ऊपर, कुछ और चीज़ों के ऊपर, मुल्क में पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, रिफॉर्म्स, उसके ऊपर इख्तलाफ ज़रूर होता है। ये तो बुनियादी इख्तलाफ है। आप एक दूसरे को कह रहे हैं कि मुल्क का गद्दार है, चोर है, लुटेरा है, उसको साथ बिठा लिया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो जर्मनी और फ्रांस ने लाखों लोग एक दूसरे को मार दिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस और जर्मनी लड़ता रहा, उसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब चल कर एक दूसरे के खीर और शक्कर हो गए। ये क्या है, इसको आप क्या कहें? वो तो दूसरी जंग अजीम थी, वो तो दुनिया का नक्शे कुछ और था ना, उसका इसके साथ ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप तो खामखा बहस कर रहे हैं। ये तो दुनिया में हर मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बन जाते हैं। जी चलें, जमशेद चीमा साहब, ये कोई नई बात, जमशेद चीमा साहब, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये अब आपको भी यही काम शुरू कर देना चाहिए, सबको, पाकिस्तान के हर शहरी को यही काम शुरू कर देना चाहिए, एक दूसरे को गालियां भी देने, चोर डाकू भी कह दें, जहां पर मुफाद हो उसको साथ बैठा लें, जब मुफाद निकाल लिया, काम निकाल लिया, फिर गालियां देना शुरू कर दें। ये तो हमें फिर सबको शुरू कर देना चाहिए ना जमशेद चीमा साहब। देखें, इशू ये है कि इसमें पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं है, इसमें बिलावल भुट्टो का कसूर नहीं है, बिलावल जरदारी का कसूर नहीं है। ये कसूर बेसिकली पीपल्स पार्टी का है। उस बेचारे को जो लिख के दे देते हैं वो आके बोल देता है, और कभी वो आप कह रहे पानी में चलते हुए शलवार ऊंची कर रहा है, नीची कर रहा है, किसी जगह उसे कहते हैं कि बोलो जो मोदी का यार है, गद्दार है, कहीं एक धक्का और दो, कहीं वो ज़ियाउल हक का बेटा है, कहीं वो एक्टर है, कहीं मियाँ साहब को मैंने तो ये नहीं कहा। उस बेचारे के साथ ज़्यादती ये कर रहे हैं कि इसे 5 साल बाद नैरेटिव बदलते नहीं है, ये 5 महीने बाद, ये 5 हफ्ते बाद नैरेटिव बदल जाते हैं। तो आज बिलावल को लोगों ने सीरियस लेना छोड़ दिया। बिलावल को सीरियस वही लोग ले रहे हैं जो आप कह लें कि जिस तरह एक आप कह रहे सोल प्रोप्राइटरशिप जो एक कंपनी होती है, उसके मुलाजम जिस तरह उनके ऊपर कोई भी बंदा ला के कितना भी अहमक बैठा दें, उन्होंने उस कंपनी में नौकरी करनी है। जो लोग पीपल्स पार्टी में सोल आप कह लें उस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या एक मुलाजम की तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका नाम हो या MNA हो या MPA हो या मिनिस्टर हो या गवर्नर हो, उस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो मानते हैं कोई आपके लिए सेन आदमी, कोई अक्लमंद आदमी बिलावल को लीडर मान ले, सीरियस ले ले, ये हो नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। उस बच्चे को 2 लाइनें लिख देते हैं, जो लिख देते हैं वो आके आप कह ले गलत अंग्रेजी में, गलत उर्दू में, बच्चे की बात आप बिलावल को बच्चा कह रहे हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी बात नहीं है ना चीमा साहब। ये तो जरदारी साहब भी कहते रहे हैं, इधर से नवाज शरीफ, ये तो बच्चे नहीं है ना, ये तो बड़े हैं, ये भी तो ये एक दूसरे के खिलाफ। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कुछ नहीं कहा? नहीं देखें, मैं समझता हूँ कि पहले आप कह ले जरदारी साहब भी बोलते रहे, ये भी बोलते रहे, लेकिन वो सोच समझ के बोलते थे, अपने हिसाब से बोलते थे, ये उनके जज्बात थे। बिलावल का तो मसला ये है कि उसको जो लिख के दे देते हैं वो बोल देता है, जो लिख के देता है। जब भी वो ये भी नहीं सोचता कि इस बात को, पहली बात को मैं पहली जो 4 हफ्ते पहले बात की थी, 3 हफ्ते पहले की थी, 2 हफ्ते मैंने कश्मीर में जो बात की थी उसके अपोजिट आके मैं आप कह लें कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम की मीटिंग में पिंडी में आके अपोजिट बात करता है। वो कहता है, वहाँ खड़े होकर कहता है मोदी का जो यार है गद्दार है, और आगे पिंडी में कह देता है कि मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कब कहा था बताएं मुझे। सो बेसिक जो बात है कि 2-2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते के वक्फे से उसका नैरेटिव जो बदलते हैं, ये उस बच्चे के साथ आप कह लें वो बेनज़ीर का बेटा है या भुट्टो का निवासा है या हाकम अली जरदारी का पोता है, जो उसको जो भी ले, या पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है या एक बच्चा है, जो भी है, उसके साथ इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता कि आप हर हफ्ते उसका मौका बदल देते हैं। आप हर हफ्ते उसको स्पीच जो लेके देते हैं वो डिफरेंट होती है। ये गलत बात है। 5 साल बाद देखें 1997 और 2008। एक ब्रेक के बाद चीमा साहब के पास आते हैं और कोशिश करते हैं कि ये सब एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ कहते रहे हैं, वो जरा आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़रा दिखाएं जी आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब, मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कहते रहे हैं, क्या इसके ऊपर बहस होनी चाहिए पाकिस्तान में या नहीं होनी चाहिए? चीमा साहब, अब
इसका मतलब है कि ये सब कुछ जायज़ है अगर सियासत के अंदर, तो फिर एक बात तो मान लेना सारे सियासतदान कि आप लोगों का कोई उसूल नहीं है। कम से कम कौम के सामने उसूलपंती का ढोंग तो ख़त्म होना चाहिए ना। देखिए अमीर अब्बास साहब, कितना अच्छा होता कि आप मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब के वो फरमुदात और ख़िताबात भी सुनवा देते जो उन्होंने MQM के बारे में कहे, जो उन्होंने काफ लीग के लीडरों के बारे में कहे, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बारे में कहे, बेशुमार लोगों के बारे में कहे जो आज उनके दाएं बाएं नज़र आते हैं। तो ये बात ये है, सच्ची बात ये अमीर अब्बास साहब के हमसे, हमारी क़यादत से भी जोश ख़िताबत में बड़ी गलतियाँ हुई हैं। अल्फाज के इंतखाब में वो एहतियात नहीं बरती जो बरतनी चाहिए थी। मैं किसी गलती को डिफेंड नहीं करूँगा, हमने भी बड़ी गलतियाँ की हैं, बाकी पार्टियों की लीडरशिप ने भी गलतियाँ की हैं, हमें सीखना चाहिए ये इन गलतियों से। बात यह है कि बर्रसगीर के मुसलमानों के सियासी मैदान में जो कायद हैं, हकीकी रहनुमा हैं, जो रोल मॉडल हैं, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। काश के सारी लीडरशिप हमारी जो है, ये सारी जो सियासी इख्तलाफात हैं उनसे बालातर होकर ये फ़ैसला करे कि हमने सियासत में सिर्फ़ और सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो करना है, वही रोल मॉडल है और उन्हीं का अंदाज़ सियासत जो है वो एक मिसाली अंदाज़ सियासत है। आपने इतनी खूबसूरत बात की है, आपने इतनी खूबसूरत बात की है साहब, 100 नहीं 110%, काश ऐसा हो सके। लेकिन एक ज़िमनी सवाल है आपसे सर कि अगर आज कायद-ए-आज़म हयात होते और कायद-ए-आज़म एक इलेक्शन में किसी को चोर कहते, अगले इलेक्शन में फिर उसके साथ इत्तेहाद करते, उससे अगले इलेक्शन में फिर उसको नासूर, डाकू, चोर, लुटेरा कहते, फिर उसके साथ, क्या कायद-ए-आज़म ऐसा करते सर? नहीं, कायद-ए-आज़म ने कभी इस तरह की यू टर्न नहीं लिया जी। कायद-ए-आज़म तो देखें, बात यह है, कायद-ए-आज़म का तो फरमान है कि कोई फ़ैसला करने से पहले 1000 दफ़ा सोचें, लेकिन जब एक बार फ़ैसला कर लें तो उस पर स्टिक करें। ये तो मौजूदा इस दौर के जो हैं ख़ुद साख्ता लीडर जो हैं वो उनके फरमुदात हैं कि यू टर्न लेना जो है ये कायदाना सलाहियतों में शामिल है। कभी कोई स्लिप ऑफ टंग कहता है, कभी यू टर्न कहता है, उसको जस्टिफाई करने के लिए लोग मौजूद हैं। मैं तो कहता हूँ मैं अपनी किसी गलती को, अपनी क़यादत की गलती को, अपनी पार्टी की गलती को जस्टिफाई नहीं करूँगा। मैं कहूँगा जी गलती है हमारी और हमने गलतियों से सीखा और सीखना चाहिए। अच्छा, ये फिर चीमा साहब, इसका मतलब है कि आइंदा 2023 का जो इलेक्शन होगा उसमें फिर ये कोई भी सियासी जमात जो है वो, जारी बात है, 3 बड़ी पार्टीज जो इलेक्शन लड़ रही होंगी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, ये तीनों जमातें फिर एक दूसरे के खिलाफ चोर, डाकू और ये ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगी फिर क्या? नहीं, मैं तो देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हमें महज़ब अंदाज में, ये सियासी इख्तलाफ होते हैं लेकिन उसमें हमने ये तहज़ीब का जो दामन है अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये किसी लिहाज से भी अखलाक से गिरी हुई ना ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, ना हमारे तर्ज़ अमल से कोई इस तरह की बात होनी चाहिए कि बाद में हमें शर्मसार होना पड़े। बिल्कुल सही है। बाद में जारी बात है फिर आईना जो है, अब ये आज से 100 साल पहले अगर क़याम पाकिस्तान से पहले की अगर होती सियासत तो शायद हम ना दिखा सकते, लेकिन ये तो आज की सियासत है तो चीज़ें तो मौजूद होंगी। ज़रा सेनेटर साहब के पास जाते हैं। जरदारी साहब ने जो खराज तहसीन पेश किया था मियाँ साहब को, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं, ठीक 10 महीने पहले, वो ज़रा दिखाइएगा। आपने तो पाकिस्तान की जड़ें काटी है और जड़ें काटी हैं अपनी बादशाहत को मजबूत करने के लिए। और ऐसे इंसान को मैंने कहा कि ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है, अब ये धरती इसको माफ नहीं करेगी, ये सोचे, इसको समझना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि मेरे मौला अब इससे जान छुड़ा, अब इससे जान छुड़ा, इस नासूर से जान छुड़ा, इस अवाम की जान छुड़ा, इस गरीबों की जान छुड़ा, ताकि हम इस पाकिस्तान को दोबारा बना सकें। जी सेनेटर साहब, जब जरदारी साहब यूं हाथ उठा के दुआ करें अल्लाह से कि मेरे मौला इससे जान छुड़ा, नासूर है, धरती पे बोझ है, फुला फुला, और जब फिर दोबारा उसके साथ बैठ जाएंगे तो फिर ये कैसे हो सकता है कि लोग सवाल ना उठाएं कि भाई हम आपकी वो दुआ जो आपने मांगी थी अल्लाह से, उसकी कबूलियत के लिए हम आमीन कहें या इसकी कबूलियत के लिए आमीन कहें? देखें, मैंने पहले सब चीज़ें बयान कर दी, ठीक है, और मैं अपनी बात पर कायम हूँ और मैं तारीखी रेफरेंस देकर बात करता हूँ, कुछ जज्बातियत वाली बातें नहीं करता हूँ। जो मैंने प्रीवियसली आपके इस प्रोग्राम में जिन जिन लोगों का मैं नाम लिए बगैर कहूँगा कि क़याम पाकिस्तान से पहले
बहुत से लोग जो थे वो कहते थे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उसके बाद जो है वो पैन इस्लामिस्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग कांग्रेस के मेंबर होते हैं, आगे चलकर वो मुस्लिम लीग में आ जाते हैं। तो ये यू टर्न्स तो पाकिस्तान की बुनियादों में है। और दूसरी बात है, दुनिया की पॉलिटिक्स में इस तरह की बातें होती रहती हैं। सर आप जज्बाती बनकर ये बातें कहेंगे, मैं तारीख रेफरेंस नहीं सर, आपका रेफरेंस बिल्कुल ठीक है का ज़्यादा अहमियत सर। आपका जो आपने ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस का रेफरेंस दिया है, ये रेफरेंस बिल्कुल ठीक है सर। इसलिए मेरी बात सुनो तो अभी ज़्यादा अगर मुंह खोलेंगे, मैं रेफरेंस दूंगा विद तारीखी रेफरेंस। मैं इसी रेफरेंस, ये जो आपने तारीख का रेफरेंस दिया है, मैं इसी में रेफरेंस से फिर मैं बड़े नाम लेना शुरू करूंगा। इसी रेफरेंस के बड़े नाम लेना शुरू करूंगा। आप जज्बाती होकर बात करेंगे, क्योंकि आप में टॉलरेंट वाली बात है ही नहीं। हम अच्छा आप टॉलरेंट किस्म की वाकई सुनने के कायल नहीं। हमारे अंदर वो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाली टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए सर। जो आपने बात की है ना, वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस वाली तारीख की रेफरेंस आप सुन सकते हैं। मैं तारीखी रेफरेंस आपने बताया ना, आपने बताया, मैं जरा उसी के ऊपर बात करना चाहूंगा ना। वो था वो नजरियाती इख्तलाफ है, यानी मुस्लिम लीग का एक नजरिया, एक कांग्रेस का नजरिया, एक सोशलिज्म का नजरिया, एक कैपिटलिज्म का नजरिया, एक कम्युनिज्म का नजरिया। ये नजरियाती इख्तलाफ के ऊपर तो आप साथ बैठ जाते हैं। किसी को चोर कहना ये तो क्राइम है, आप उसको क्रिमिनल कह रहे हैं, आप क्रिमिनल के साथ बैठ जाएं, ये तो नजरिया नहीं है ना। हाँ, आप राइट और लेफ्ट की पॉलिटिक्स थी, राइट और लेफ्ट साथ बैठ जाए, अभी समझ में आती है बात। टू द लेफ्ट पार्टी है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। मेरी बात सुनो, अपनी बात करके इस तरह मनाओ नहीं बात। मेरी बात सुनो, तारीखी ज़मरे में हम सेंटर टू द लेफ्ट पार्टी है, मुस्लिम लीग सेंटर टू द राइट पार्टी है। हमारे इख्तलाफात आज भी हैं, कल परसों रहेंगे। और अगर इस वक्त आवाम को महंगाई है और आवाम को देखें, फ़लस्तीनी PLO है ना, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ अल फतह बैठी है, दूसरी तरफ हमास बैठी है, तीसरी तरफ पॉपुलर फ्रंट बैठी है। पॉपुलर फ्रंट और दूसरी जो है वो तो टोटल कम्युनिस्ट पार्टीज हैं सर। मैं जो अल फतह जो है मैं वो तो आपको कता कलामी की माज़रत, मैं कह रहा हूँ नज़रियाती इख्तलाफ पे तो बैठते हैं सेनेटर साहब, ये तो क्राइम के ऊपर बात हो रही है, क्रिमिनल के साथ तो नहीं पता। वो तो एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मगर फिर इसराइल के खिलाफ तो सब एक साथ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ इशूज़ पर पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाती हैं और मुख्तलिफ इशूज़ पर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे, कल क्या इलेक्शन अगर होते हैं 2023 में होते हैं, एक साल के बाद होते हैं, क्या मुस्लिम लीग के सामने हम क्या खामोश बैठेंगे? क्या हम उनके साथ लड़ेंगे? मुस्लिम लीग की हर सीट के मुकाबले में लड़ेंगे, वो हमारे खिलाफ लड़ेंगे। कि हम क्या PTI के खिलाफ क्या नहीं लड़ेंगे? सही ये तो पॉलिटिक्स में होता रहता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ें होती रहती हैं। और अगर आप तारीख, अगर दिल आपका बहुत बड़ा है तो तारीख में इससे भी बड़े मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ, जो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ये बात। नहीं, वो फिर तारीख में इस पे हमें 500 प्रोग्राम रख सकते हैं सर। तारीख का मैं भी तालिब इल्म हूँ, लेकिन तारीख में फिर आप तारीख को थोड़ा सा, आपको अगर करना है, मुनाजरा करना है तारीख में, आप थोड़ी सी उसमें आप थोड़ी सी सर, मैं 10 बस्ताज करूँ, आप तारीख में थोड़ी सी मिलावट कर रहे हैं। मैं आपकी उस बात को मान रहा हूँ कि नजरियाती, जहाँ पे सियासी मिलावट नहीं कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। जहां पे नजरियाती इख्तलाफ है वहां बैठते हैं लोग। पढ़िए तारीख, ये तो आप अपना प्रोग्राम, ये तो आप अपना रेटिंग के लिए बातें कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। सेनेटर साहब, आप उसमें क्या निकालते हैं? नजरियाती इख्तलाफ पे लोग बैठते हैं साथ। मैं नजरियाती इख्तलाफ के ऊपर आपकी बात मान रहा हूँ कि राइट की पार्टी लेफ्ट के साथ बैठती रही है। नजरियाती बात नहीं, इस तरह चोर कहना तो नाम बताऊं कि किसने क्या बोला था, किसने क्या बोला था, और उसके बाद जाकर उसने एहतियात किया जाकर। चले, मैं इस पे चले, मैं इस पे जब आप चाहेंगे, आप जब चाहेंगे, आपने मुझे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तर्ज सियासत के ऊपर जब आप कहेंगे, आप हिस्टोरिकल रेफरेंसेस जब आपके पास होंगे मुझे हुक्म कीजिएगा, आपसे रब्ता करेंगे, इस पे प्रोग्राम कर लेते हैं। जमशेद चीमा साहब, मैं तो अभी भी कर सकता हूँ, मगर आप थोड़ा तैयार होकर आए। अभी कुछ पता अभी तो वक्त ही ना मेरे साथ, बाकी भी दो बहस कर रहे हैं। आप में दम ही नहीं है बात सुनने की, मैं अब आपसे क्या कह सकता हूँ? मैं आपकी बात सुन, हौसला होता है तो मैं आपको अभी भी जवाब दे सकता हूँ। मैं तो आप मेरे बाकी भी 2 मेहमान है, अगर वो ना होते तो फिर मैं पूरे हौसले के साथ आपको सुनता, लेकिन आपने बात तो अपनी कर रही, लोगों ने सुन लिया। आप कहने की ये सारी दुनिया में रेफरेंस ही नहीं है, आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है, ये रेफरेंसेस तो दिखा रहे हो सारे, ऐसी बस रेटिंग के लिए प्रोग्राम। चले, मैं बाकी क्या निकालते हैं इस बात में? बाकी में निकालते जो उन्होंने कहना था कह दिया। बिल्कुल, वो लोगों ने सुन लिया। कह रहा हूँ सर, आपकी बात
जुल्फ़िकार अली, बात सुने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या कुछ नहीं बोला था इन मौलवियों के लिए। उसके बाद यार इसकी सुनते जाओ कि जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। कल चोर थे, आज मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है, आपकी बात थे, सारा ठीक था, आपकी बात के साथ बैठना भी ठीक है, बात करना भी ठीक है, आपको कोई तारीख उसके बच्चों को आगे लाना भी ठीक है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? तो हैं उनके लोग जिन्होंने आपको बनाया है, जो पीटीआई वालों को जिन्होंने बनाया है। यार क्या जाहिद वाली बात करके कह रहे हो, तारीख मुझे नहीं आती, हमें नहीं आती, आपको आती है तारीख। आप बिल्कुल तारीख को डिस्टार्ट कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। हाँ क्या बात कर रहे हैं आप? गलत बात करके तारीख 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 तारीख, इससे ज्यादा पिटाई हो सकती है, इससे ज्यादा कोई अजीब बात हो सकती है। आप तो मेरे ख्याल से खामोश रहें, क्योंकि आपको जो लेकर आए हो सकता है वही आपको उतार दे। मैं खामोश रहूं? मैं यहाँ आलू छोले बेचने आया हूँ, मैं खामोश रहूं? भाई आप एक गलत बात किए जा रहे हैं डिटाई से। एक चोर को, एक कातल के बेटे को, कातल को आप कह रहे हैं जिसने सारा मुल्क लूट लिया उसको डिफेंड करें, और कह रहे हैं तारीख हकीकत है, तारीख हकीकत है। आपको सियासत में ऐसा होता रहता है, सियासत में चोरी होती है, सियासत में क्रिमिनल होते हैं, सियासत में सामने की टिकटें बेचते हैं, सियासत में बीवी को मारते हैं, सियासत में साले को मारते हैं और फिर उसकी इज्जत करते हैं। ये कौन सी सियासत है भाई? कौन सी सियासत लेके आगे आप लोग? क्रिमिनल को डिफेंड करना, आप तो नौकर बन गए, मुलाजिम बन गए, उंगली बात करते रहे, गुलामी से ज्यादा बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं आप कह रहे हैं जी सियासत में ऐसा होता रहता है। और तारीख में तारीख साबित करने चल पड़े हैं, कोई हद होती है हर किसी बात की। आप डॉक्टर हैं, सैनिटर हैं, आप इस बात को तारीखी तौर पर साबित करना चल पड़े हैं कि बिलावल बच्चा 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद मौका बदले तो सियासत में होता रहता है। नेल्सन मंडेला से मिला रहे हैं आप उसे गांधी से मिला रहे हैं, आप उसे कायदे आजम से मिला रहे हैं। कायदे आजम भी करते थे, नेल्सन मंडेला भी करता था, आप कह लें डॉक्टर हान भी करता था और गफ्फार खान भी करता था। क्या बात करें आप? किस तरह बात करें आप? बातें करते रहे हैं। और मेरे लीडर वाली कौन सी बात है इसमें? पाकिस्तान का मतलब हद होती है कि आप 15 दिन बाद बच्चे को मुख्तलिफ बात लिख के दे देते हैं, 15 दिन बाद मुख्तलिफ बोल देता है, गलत जुबान में बोलता है, गलत लहजे में बोलता है, पता नहीं लगता बोलता है, उसको तो कोई आप उस तरह बात शुरू कर देते हैं और फिर तारीखी तौर पर साबित करना शुरू कर दिया आपने। कुछ याद ही नहीं रहता। तो सर आप हमें इतना कुछ ना सुनाएं, आप बाद में प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हमें बात करने दें, आप हमें बात करने दें। मुझे सुने बात कर, आपको वाली शुरू कर दिया आपने। मुझे सुने तारीखी तौर पर आपको पता नहीं, आपसे बात नहीं बनती, आपको समझ नहीं आती। क्या बात करें आप? आपको तो आप सारों को वक्त जाया कर रहे हैं भाई। कौन ने देख लिया आपकी औकात क्या है? कौन ने देख लिया कि आपका क्रेडेंशियल क्या है? चले चीमा साहब, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? कौन ने देख लिया? बात खत्म हो गई, आगे बात करने दे। चले चीमा साहब, आपकी बात भी होगी। मैं जरा सेनेटर साहब की क्या क्रेडिबिलिटी? सेनेटर साहब मैं जरा ये क्या वो ऑक्सफोर्ड से पास किया है या ऐसी स्पोर्ट्स की सीट पर उसको एडमिशन मिली? मैं जरा उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? मैं जरा निसार चीमा साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर अब ये ईद के बाद कोई मज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप बनना है ताकि हुकूमत अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज ठीक करे, आपके प्रेशर में आके जो काम है अपोजिशन का हुकूमत पे मुस्बत दबाव डाले, या आप गिराने के इरादे से निकल रहे हैं? देखिए अमीर अब्बास साहब, हमारा कतन ये इरादा नहीं था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाएँ। शुरू से ही लीडर ऑफ़ द अपोजिशन ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने द फ्लोर ऑफ़ द हाउस ये कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कहा कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे। लेकिन बदकिस्मती से दिन ब दिन जो महंगाई के बम इन लोगों ने गिराए हैं और अपनी हर नालायकी, हर नाअहली, हर बात इंसामी जो है उसका मलबा पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं। ये आखिर ये चूरन कब तक बिकेगा कि जी ये जो है, ये जुर्म जो हम कर रहे हैं, ये ज़्यादती जो कर रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार पिछली हुकूमत है। भाई खुदा का खौफ करो, कब तक ये चूरन बिकेगा? अब नहीं बिकने वाला। अब तो मैंने सुना ये है कि वहाँ इनकी पीटीआई की अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में बाज़ MNAs ने ये कहा है प्राइम मिनिस्टर से कि जनाब अब ये हम अपने हलकों में जाते हैं तो लोग अब ये है कि अब लोगों को हम किस तरह मुँह दिखाएं? कोई एक काम ही दिखाएं जो इतने अरसे में हमने गरीब लोगों के लिए किया हो। कोई एक काम रिलीफ का किया हो गरीब आदमी के लिए। लोग तो तंग आए हुए हैं। असल बात ये है कि लोग तो अब यानी कानों को हाथ लगा रहे हैं, बिलबला उठे हैं, उनकी चीखें निकल गई हैं। इमरान खान साहब ने जिस तरह फरमाया था ना कि मैं इनकी चीखें निकलवाऊंगा, की चीखें तो उन्होंने निकलवा दी। देखे कि गैस की कीमत बढ़ गई, गैस की नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले कि गैस की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बार बार बढ़ी है। डॉलर जो है वो कहीं स्टेबल हो ही नहीं रहा। आप देखिए 104.5 से 150 से ऊपर चला गया, 54-55 पे चला गया, 154-55 पे, और हर चीज़ की कीमत उसकी वजह से बढ़ी है। अवाम जो है, गरीब आदमी छोड़ के मिडिल क्लास का आदमी जो है ना, उसके लिए घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं रहा। तो लोग तो ये है कि अब इंतज़ार में है
कि हमें कोई कॉल दे। लोग ये है कि सियासी लीडर तो बात की बात है, अवाम खुद सड़कों पे आने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है। जमशेद चीमा साहब देखें केसेस के जमशेद चीमा साहब, सर आप नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब को बुरा भला कहकर इक़्तिदार में आ सकते थे, जो आप आ गए, लेकिन इक़्तिदार में रहने के लिए आपको उनको बुरा भला नहीं कहना, कारकर्दगी दिखानी है, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम परफॉर्म करने पाबंद हैं। हम गवर्नेंस इस तरह नहीं कर सकते कि जरदारी साहब का गिला करके या नवाज शरीफ साहब का गिला करके हम परफॉर्म करके ही गवर्नेंस कर सकते हैं, या लोग हमें करने देंगे, या हम अपना टेन्योर या अगला टेन्योर जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वो इसी तरह कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ, मेरा सिर्फ अपोजिशन से सवाल ये है कि अपने आप से तो मेरा सवाल ये है, या अपने आप से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरी गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी, डेफिनेटली परफॉर्म करेगी, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। और इसका इल्ज़ाम जो है 2-4 महीने 6 महीने डेफिनेटली ये स्पिल ओवर इफेक्ट है कि जब आप कह रहे हैं ये मई में हुकूमत ख़त्म हुई है और जुलाई में हमें मिली अगस्त में, तो $102 से उठ के आप कह लें डॉलर जो $102 से उठ के 128 रुपये आ गया था। जिस तरह मुझे गवर्नमेंट मिली मैंने डॉलर 128 का लिया था। ये 26 रुपये जो डॉलर बढ़ा था वो किसका बढ़ा था? वो उसमें मेरा कसूर था या इमरान खान का कसूर था, या आप कह लें कि उन लोगों के जिन्होंने इतने ज़्यादा कर्जे लिए थे, अनप्रेसिडेंटेड कर्जे लिए थे कि आपका खजाना खाली हो गया और आपका डॉलर 22 रुपये बढ़ गया। उन लोगों उस वज़ीर आज़म के अंडर और उस वज़ीर आला के अंडर जिस वज़ीर आज़म को आपने मुकर्रर किया, आप कह लें कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई और अपनी मर्जी से मुकर्रर किया, उसके दौरान भी 22 रुपये डॉलर 26 रुपये डॉलर बढ़ गया। और उसके बाद अभी उसका स्पेल ओवर इफेक्ट है। वी आर पुटिंग आवर हार्ड एफर्ट कि हम इसको ठीक करें, हमें ठीक करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मेरा ख्याल है यही पंचिंग लाइन है, गुजारिश है, यही पंचिंग लाइन है जमशेद जी जो आपने फरमाया, यही मेरा ख्याल इसी पंचिंग लाइन पे मैं चाहूंगा प्रोग्राम को खत्म करूं कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर सेनेटर साहब को या डॉक्टर साहब की पार्टी को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी आपको फारिग करने में, फिर लोग ये थोड़ा सा चलेंगे और बाकी धक्का पर लोग दे देंगे। तो परफॉर्म करना पड़ेगा, यही मेरा ख्याल है हुकूमत को सोचना चाहिए। आपसे मुलाकात होगी कल, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।